अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप सो यू आर ऑल वेल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो नंबर 4 है एसिड बेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड। जनरल जो कॉन्सेप्ट है ना एसिड एंड बेस का, एसिड जो होते हैं सॉर टेस्ट रखते हैं, बिटर बेस होता है। और यहाँ पे अगर ABR आप वर्ड याद रखते हैं तो दिस विल हेल्प यू। जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। मीन एसिड ब्लू को रेड और बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर की बात हो रही है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है, इट इज़ द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। वाटर में जब उसको हम डिज़ोल्व करें तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं एसिड। प्रोड्यूस H पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम, एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन, यानी H पॉजिटिव की सूरत में होगा या हाइड्रोनियम आयन की सूरत में प्रेजेंट हो सकता है। लाइक HCl है, लाइक नाइट्रिक एसिड है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे के सारे H पॉजिटिव देते हैं पानी में। सो दीज आर एसिड्स। और बेस क्या होंगे? It is a substance that increase the concentration of OH negative when dissolved in water, like sodium hydroxide है, aluminium hydroxide है, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो these are all give OH negative। तो यहाँ पे सिर्फ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है वो ये इस चीज़ के ऊपर बेस करता है। अगर H पॉजिटिव कोई चीज़ देती है तो दिस इज़ एसिड, और अगर OH नेगेटिव देती है तो दिस इज़ बेस। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस वो हो सकता है जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा पानी में, और वीक जो होगा जो कम्प्लीटली नहीं होगा आयोनाइज वाटर में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी हम इसकी एडवांटेज की बात करते हैं कि आर्हीनियस का एडवांटेज क्या है। कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपको पता है कि एसिड और बेस के दरमियान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और उससे हम हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। आल्सो एक्सप्लेन द कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कौन सा अच्छा कैटालिस्ट वर्क करेगा। अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो अच्छा कैटालिस्ट हो सकता है। लेकिन आर्हीनियस साहब की कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसने कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्वस मीडियम होना चाहिए, यानी सिर्फ़ और सिर्फ वाटर में कोई चीज़ अगर H पॉजिटिव देती है तो एसिड होगा, OH नेगेटिव देती है तो वो बेस होगा। लेकिन हमारे पास नॉन एक्वस मीडियम भी होते हैं। ठीक है, तो नॉन एक्वस मीडियम को ये एक्सप्लेन नहीं करती। लाइक अमोनिया होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, अल्कोहल होते हैं। फिर नॉट एक्सप्लेन द गैस फेज रिएक्शन। गैस फेज रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कैन नॉट एक्सप्लेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी तरह अमोनिया है। ठीक है, इसी तरह सोडियम कार्बोनेट है। दीज आर ऑल बेसेस। ठीक है, अमोनिया बेस है, सोडियम कार्बोनेट बेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड बेस है। तो ये बेस हैं, लेकिन दे कैन नॉट एग्जिस्ट एज OH नेगेटिव, इनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फिर इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी। फिर उसके बाद फ्री H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर में फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, तो सो दीज आर सम डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इसी तरह ये अगर बेस हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हो गया। दीज आर ऑल एसिड्स। ठीक है, लेकिन ये एसिड है, लेकिन इनमें H पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है।
सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस के बाद आते हैं हमारे पास लोरी ब्रोंस्टेड या ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बेस करता है प्रोटॉन की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो एसिड इसके अकॉर्डिंग वो है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, यानी प्रोटॉन डोनर होता है। और बेस कौन सा है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे HCl है और वाटर है। यहाँ पे HCl ने इसको अपना H पॉजिटिव दिया है, ठीक है। सो HCl इज़ एसिड एंड वाटर इज़ अ बेस। उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड। देखें, एक कॉन्जुगेट एसिड जो होता है इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। बेस से जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट इम्पोर्ट। देखें, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट जो है ना, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जो एसिड है उसने H पॉजिटिव दे दिया तो वो कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में। सो दिस Cl नेगेटिव ये एसिड था, तो ये कॉन्जुगेट क्या है, बेस है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस क्यों बोल रहे हैं इसको, कि दिस क्लोराइड आयन हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की इसमें एबिलिटी है। सो दिस इज़ अ बेस एक्टिंग एज अ बेस, जिसमें हम कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं। और जो वाटर है यहाँ पे बेस था, इसने क्या किया, एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया और दिस कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेट एसिड। सो दिस इज नाउन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। फ़र्क क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोटॉन का। दोनों पेयर में क्या फ़र्क है, प्रोटॉन का। देख लें, इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसके पास एक कम है। यहाँ पे भी इसके पास एक प्रोटॉन कम है, इसके पास एक प्रोटॉन अज़ाफ़ी था। सो ओनली इज़ द डिफरेंस इज़ प्रोटॉन, ठीक है। और इस थ्योरी को हम एक और नाम भी देते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी ऑफ एसिड बेस। यानी लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट जो होता है ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी है, जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट बेस। इसकी भी बात हो गई कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई एसिड उसने अपना प्रोटॉन लूज़ कर दिया है तो इट्स कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि HCl से कन्वर्ट हुआ था क्लोराइड आयन। सो दिस इज़ अ कॉन्जुगेट बेस, दिस इज़ एसिड। और इसी तरह जब वाटर जो था उसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया था और वो कन्वर्ट हुआ था हाइड्रोनियम आयन में, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली ये बेस था, तो ये कन्वर्ट किस में हुआ, कॉन्जुगेट एसिड में। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। फिर वाटर इज़ एम्फोटेरिक भी इसको बोलते हैं और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं इनको। एम्फीप्रोटिक ये सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो मौजूद हैं, जैसे कि वाटर की हमने अभी बात की है, तो वाटर जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा था तो ये बेस की तरह काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है। सो वाटर इज़ अ एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस या एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। और इसके अलावा भी एग्जांपल हो सकती हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की, लाइक HCO3 नेगेटिव, इसी तरह और हो सकती है HSO4 नेगेटिव। सो दीज आर आल्सो
एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से बहुत दफ़ा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। देखिए हमने एसिड कांस्टेंट पढ़ रखा है और उसका रिलेशन जो होता है वो Kb के साथ इन्वर्स होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे बात यह है कि कोई एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, कोई एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा उतना ही वीक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना एक एसिड लेता हूँ, लाइक हाइपोक्लोरेट है, HClO4 है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना एक एसिड है। तो जब ये कॉन्जुगेट बेस में चला जाएगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ClO4 नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी वीक बेस, ठीक है, वीक बेस है ये। अब यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, एक हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड से जो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना वो नहायत ही वीक होगा। और इसी तरह मैं एक ऐसा इसके बरक्स एक ऐसा कोई एसिड लूँ जो कि बहुत ही वीक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल H2 जो है ये बहुत ज़्यादा वीक है एसिड है, लेकिन इसका जब हम कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेंगे तो ये हाईली स्ट्रॉन्ग होगा। ये स्ट्रॉन्ग क्या होगा? हाईली स्ट्रॉन्ग बेस होगा। हमें पता है कि एसिड से बेस जनरेट होता है, कॉन्जुगेट बेस, और एसिड से कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होता है ना। तो अगर हमारा एसिड हुआ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो उससे जो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होगा वो नहायत ही उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। और अगर हमारे पास कोई एसिड ऐसा है जो कि बहुत ही वीक है और उससे जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो नहायत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस पूछा भी गया था कि हाई सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बेस किसकी होगी, तो वहाँ पे H नेगेटिव था, क्योंकि ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? H2 से, यानी वीक एसिड से प्रोड्यूस हो। इसी तरह देखें ना, जो एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड ये भी एक वीक एसिड है, बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, लेकिन इससे जो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होता है ये वाला, ये नहायत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, नहायत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं यहाँ पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि अगर कोई एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे प्रोड्यूस होने वाला कॉन्जुगेट बेस, एसिड से बेस प्रोड्यूस होना है तो वो नहायत ही वीक होगा। और अगर कोई नहायत वीक एसिड है उससे कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे भी वही लाइनें लिखी हुई हैं, अ वीक बेस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। मैंने यहाँ पे बातें की हैं ना एसिड की, तो बेस का भी इसी तरह केस होगा कि अगर कोई वीक बेस होता है तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, और अगर वीक एसिड होता है तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जो भी हमने बात की है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक कॉन्जुगेट एसिड। सो दीज पॉइंट्स आर सो इम्पोर्टेंट। एडवांटेज देख लें जी इस थ्योरी के क्या हो सकते हैं जी। तो कुछ इसके एडवांटेज हो सकते हैं कि एसिड बेस जो रिएक्शन है नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एक्वस सॉल्यूशन। देखिए जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट था ना आर्हीनियस, उसमें हमने पढ़ा था कि वो रिस्ट्रिक्टेड है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वो कहता है कि पानी ही होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि भाई कोई भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है।
उसके बाद एसिड बेस कैन बी आयन और मालिक्यूलर सब्सटेंसेस। देखें एसिड जो होते हैं वो मालिक्यूलर एसिड भी हो सकते हैं, मालिक्यूलर बेस भी हो सकते हैं, आयनिक एसिड भी हो सकते हैं और आयनिक बेस भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मालिक्यूलर एसिड की बात की जाए तो आपको पता है कि HCl मालिक्यूलर एसिड है, HBr मालिक्यूलर एसिड है, इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इस तरह मालिक्यूलर बेस जो हो सकते हैं, मालिक्यूलर बेस RNH2 अल्काइल अमाइड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ठीक है, और वाटर हो सकता है। दीज आर मालिक्यूलर बेसेस। आयनिक एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? आयनिक एसिड अमोनियम आयन हो सकता है, हाइड्रोनियम आयन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आयनिक बेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? OH नेगेटिव हो सकता है, इस तरह सल्फाइड नेगेटिव हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है। सो दीज आर, यानी ये एक प्रॉपर्टी है या एक समझ लें कि एडवांटेज है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का कि ये मालिक्यूलर, ये बताती है कि मालिक्यूलर एसिड या आयनिक एसिड भी हो सकते हैं, मालिक्यूलर बेसिस या आयनिक बेसिस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक बेस। मोनोप्रोटिक का मतलब है, मोनो का मतलब होता है एक, और एसिड की बात है तो डोनेटिंग ऑफ प्रोटॉन ही होगा। अगर कोई एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा तो मोनोप्रोटिक, अगर कोई एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो मोनोप्रोटिक बेस होगा। इसी तरह पॉलीप्रोटिक एसिड कौन से होंगे? जो कैपेबल ऑफ डोनेटिंग मोर देन 2 और मोर प्रोटॉन्स मॉलिक्यूल्स लाइक ये डाइबेसिक होता, एसिडिक होता है। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह H3PO4 है, यानी ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, यानी मोर देन 1 प्रोटॉन ये दे सकते हैं। इस तरह पॉलीप्रोटिक बेसिस भी हो सकते हैं, कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग 2 और मोर प्रोटॉन्स लाइक सल्फेट आयन। उसके बाद आता है हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेविस कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसने बात की थी इलेक्ट्रॉन पेयर की, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले वो एसिड होगा और उसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं, और बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो सकता है, यानी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले यानी इलेक्ट्रॉन लविंग हो तो दैट्स एसिड, और जो न्यूक्लियस लविंग हो यानी वो पॉजिटिव चार्ज की तलाश में हो, इलेक्ट्रॉन डोनर हो, तो दैट्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अमोनिया है और अमोनिया क्या है? बेस है। ठीक है, लेविस एसिड BF3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड है, सिंपल केटाइन है, सोडियम पोटाशियम लिथियम वगैरह। लेविस बेसेस हैं, अमोनिया है, RNH2 है, ROH है, CN नेगेटिव क्लोराइड आयन, OH आयन। यानी ये जो हैं ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये वाले जो हैं ये डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इनके साथ इनके पास डेफिशिएंसी होती है, यानी BF3 है ना, BF3 आपको पता है कि बोरॉन 3rd ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, 3rd ग्रुप का मेंबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए, इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए, 2 इस बॉन्ड में हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 होने चाहिए। तो इसका जो वैलेंस यानी ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, सो हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है बाहर से।
ठीक है। देखें जी, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयन देते थे एसिड और बेस OH नेगेटिव देते थे, साल्ट और वाटर बनता था। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग डोनेट H पॉजिटिव या प्रोटॉन था, प्रोटॉन ज़्यादा बेटर रहेगा, और एक्सेप्ट प्रोटॉन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाते थे जो अभी हमने पढ़ा। लेविस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए एसिड और डोनर होना चाहिए बेस, और ये एक अडक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं फाइनल। लेविस एसिड्स, लेविस बेस, ये वाले आप इनको देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस, एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, अ डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं अब हम कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। अ डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस कम होना चाहिए। उसके बाद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स शेल, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, और जितना किसी आयन का रेडियस कम होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा, और जितने नंबर ऑफ़ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतना ही वो अच्छा एसिड होगा। उसके बाद लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट 1939 में दी एंड एक्सटेंडेड टू बाई 1947। ये डेट वगैरह तो खैर नहीं आती, लेकिन ये ऑक्सीजन के ऊपर बेस कर रहा है कि कोई चीज़ अगर ऑक्सीजन देती है तो वो इन एन ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर, यानी ऑक्सीजन ओ जो है ना ऑक्साइड आयन, वो अगर कोई चीज़ एक्सेप्टर है तो वो क्या होगा, एसिड होगा, और अगर वो ऑक्साइड आयन डोनर है तो वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। और एम्फोटेरिक जिंक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ना ये जिंक के ऑक्साइड हो सकते हैं, ये बेरिलियम के ऑक्साइड हो सकते हैं, ये एलुमिनियम के ऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है, और ये लेड के ऑक्साइड हो सकते हैं। दीज आर फ्रॉम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा सुन लें जी। तो सिंपल है जी, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर जो होंगे वो एसिड होंगे, जो डोनर होंगे वो बेस होंगे, और एम्फोटेरिक का आप लोगों को इल्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, तो ये इनमें एक रिएक्शन होता है, कैल्शियम सिलिकेट बनता है। तो किसने इलेक्ट्रॉन, किसने यानी कि किसको ऑक्साइड आयन दिया, किसने एक्सेप्ट किया, तो ये वाला जो है बेस है, तो इसने अपना ऑक्साइड आयन किसको दिया, सिलिकेट को, SiO3 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये बेस है और ये वाला क्या है, एसिड है, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है, यानी ये एक्सेप्टर है किसका, ऑक्साइड आयन का, और ये डोनर है किसका, बेस का, सॉरी ऑक्साइड आयन का। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इससे रिलेटेड हमारा इस दफ़ा 2020 में MCQs आया हुआ था लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में से, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लें कुछ साल्ट से रिलेटेड, कि वो वाला साल्ट जो कि बनता है, वो वाला साल्ट जो बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड से प्लस वीक बेस से, ठीक है, तो वो क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा, ठीक है, एसिडिक साल्ट होगा। और अगर
कोई साल्ट जो बनता है स्ट्रॉन्ग बेस से प्लस वीक एसिड से, ठीक है। हमें पता है कि साल्ट बनना है एसिड और बेस के मिलने से। अगर तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो वो एसिडिक साल्ट होगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो बेसिक साल्ट होगा। और अगर दोनों ही साल्ट वीक हुए या स्ट्रॉन्ग हुए तो फिर क्या होगा, फिर जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, उसका आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को कंपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये समझ लें कि इसने अगर सभी कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया था, इसने सभी कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक कम्प्रीहेंसिव टाइप की डेफिनेशन दी थी एसिड और बेस की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने इस डेट को दिया, इज़ अ केमिकल स्पीशी विच इज़ कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद एनाइंस और इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अप केटाइंस, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ से थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें तो जो एसिड है ना वो हैव सम हाउ पॉजिटिव करैक्टर, यानी एसिड जो है ना थोड़ा पॉजिटिव चीज़ है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो देखें किसी एनायन से मिलना चाह रही है, ठीक है, कोई पॉजिटिव चीज़ होगी तो ही वो मिलना चाहेगी ना किसी नेगेटिव आयनाइन से, या किसी इलेक्ट्रॉन से कौन सी चीज़ मिलती है, वो भी कोई पॉजिटिव चीज़ ही मिलती है, या केटाइन बनाती है। इट्स मीन कि जो एसिड है दैट हैव सम हाउ पॉजिटिव करैक्टर, ठीक है। तो एसिड सिंपली आपके जहन में जब भी आए ना तो आपने जहन में रखना है कि एसिड हैव सम पॉजिटिव करैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसिड एनायन के साथ मिलना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन के साथ मिलना चाहेगा या कोई पॉजिटिव चीज़ हमें बना के देगा या केटाइन की फॉर्मेशन करेगा। और बेस जब भी आपके जहन में आए ना तो बेस से आपके जहन में आना चाहिए कि कुछ ना कुछ नेगेटिव करैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव करैक्टर है तो ये किसी केटाइन के साथ मिलना चाहेगा, ठीक है, केटाइन के साथ मिलना चाहेगा। और फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन या एनायन हमें देगा, गिविंग अप एनाइंस हमें देगा या इलेक्ट्रॉन हमें देगा, और कंबाइन किसके साथ करेगा, केटाइन के साथ, बिकॉज बेस हैव सम नेगेटिव करैक्टर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं एसिड्स की, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, अमोनियम है, क्लोरीन है, आयरन है, इसी तरह ये वाली हैं, ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू यूसानोविच कॉन्सेप्ट आपने इतना याद रखना है कि इसने सारे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके कॉन्सेप्ट दिया, और कॉन्सेप्ट क्या दिया कि जो एसिड होगा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव करैक्टर रखता होगा, वो या हमें केटाइन बना के देगा या किसी नेगेटिव चीज़ के पास जाएगा, या एनायन के पास जाएगा या इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, और बेस इसका रिवर्स होगा। और उसके बाद शैब प्रिंसिपल है, शैब कॉन्सेप्ट है, दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सॉल्वेंट बेस डेफिनेशन भी की जाती है एसिड और बेस की। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि एसिड वो चीज़ है जो ऑटो आयोनाइज होने वाले सॉल्वेंट में जाके उसके केटाइनिक पार्ट को की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दे, उसको हम एसिड का नाम देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे सॉल्वेंट जो हैं वो ऑटो आयोनाइज होते हैं, यानी खुद ब खुद आयोनाइज हो जाते हैं।
तो ऑटो आयोनाइज होने वाले सॉल्वेंट में जाके अगर कोई चीज़ उसका पॉजिटिव पार्ट इंक्रीज़ कर देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर जो है ना, वाटर ये एक ऑटो आयोनाइज होने वाली चीज़ है। H2O ये हमें क्या देता है, ये हमें दे सकता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अगर कोई चीज़ बाहर से हमने डाली है, इस चीज़ में डाली है, तो वो अगर इसके H पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पार्ट को यानी केटाइनिक पार्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रही है, बाहर से आने वाली चीज़ इसके पॉजिटिव पार्ट को इंक्रीज़ कर रही है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। और अगर बाहर से हमने जो चीज़ डाली है वो इसके नेगेटिव पार्ट को इंक्रीज़ कर रही है, इसके नेगेटिव पार्ट को इंक्रीज़ कर रही है, तो दैट्स मीन कि वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, शेप प्रिंसिपल या शेप कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन भी है। ये G.R.G. पेयरसन इसका नाम है, 1963 में इसने ये कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इसने मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में बताया कि रिएक्शन कौन सा फेवरेबल होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस के बारे में बताया, ड्राइव द लेवल्स एसिड एंड बेसेस ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइज एबिलिटी बाय सॉफ्ट एंड हार्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चलते हैं इसकी डिटेल में जी। तो हार्ड बेसेस एंड सॉफ्ट बेसेस और हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट एसिड। हार्ड और सॉफ्ट को थोड़ा सा पहले समझ लें कि हार्ड वो चीज़ होगी, अभी आप इतने सिर्फ पॉइंट के ऊपर ना फोकस करें। हार्ड जो चीज़ होगी उसका साइज़ स्मॉल होगा, यानी छोटा जो होगा वो ज़्यादा तेज़ होगा, वीक पोलराइज, लार्ज चार्ज होगा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी ये दो चीज़ें कम होगी, साइज़ और पोलराइजेबिलिटी कम होगी, और ये दो चीज़ें ज़्यादा होंगी, यानी चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और ये डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज, और आपको पता है कि बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे। तो ये हैं हार्ड बेसेस। हार्ड बेसेस में आप ये वाले पॉइंट याद रख लें कि हार्ड वर्ड जो है ना, इसको जहन में रखिएगा कि स्मॉल साइज़ वीक पोलराइज, लार्ज चार्ज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज, और ये इसकी एग्जांपल हैं कुछ। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं बेसेस। इसी तरह सॉफ्ट बेसेस, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ही ज़ाहिर सी बात है होंगे, बेस हैं, लेकिन इनमें क्या फ़र्क होगा, इनके साइज़ जो होगा वो लार्ज होगा, स्ट्रॉन्गली पोलराइजेबल होंगे, स्मॉल चार्ज होगा और स्मॉल ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और इसकी ये वाली एग्जांपल्स हैं। अगर ये पॉइंट आप याद रखते हैं, ये ट्रिकी पॉइंट हैं जो कि याद रखने होते हैं, लेकिन फिर भी याद तो रखने पड़ेंगे अगर आपने शेप प्रिंसिपल को या शेप कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो उसके बाद याद रखिएगा कि इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एसिड का है। ये हमने बेस की बात की है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि जहाँ पे एसिड हम लिख देंगे ना, तो एसिड की आपको पता है कि डेफिनेशन में ही आता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं होते, वो एक्सेप्टर होते हैं। जब आप बेस एसिड की बात करने लगेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, ठीक है। बाकी पॉइंट ये वाले ही होंगे, उनकी एग्जांपल डिफरेंट होंगी, लाइक लिथियम, पोटाशियम वगैरह जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल हैं, सेकंड ग्रुप की मेटल हैं, फिर उसके अलावा थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, फिर उसके अलावा जो है ना
3D पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो सारी की सारी क्या है, हार्ड एसिड की है। और हार्ड सॉफ्ट एसिड कौन से होंगे, सॉफ्ट एसिड में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टाइटेनियम, मरकरी वगैरह इस तरह की चीज़ें। ये बड़ी ट्रिकी चीज़ें हैं जो कि आपको बड़े सेंस में, लेकिन इसके जो बेसिक रूल है ना, सॉरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो जी, तो ये वाले पॉइंट हैं जी हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस में। वही बात है साइज़ की, पोलराइजेबिलिटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ऑक्सीडाइजिंग की एग्जांपल हैं और ये वाली चीज़ें हैं। उसके बाद हार्ड एसिड और बेस में भी मैंने कहा कि स्मॉल साइज़, हार्ड जहाँ भी वर्ड आएगा ना वहाँ स्मॉल साइज़ होगा। हाई पोलराइजेबिलिटी सॉरी हाई पोलराइजेबिलिटी होगी। फिर उसके बाद हैज़ नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये उसकी एग्जांपल्स हैं। सॉफ्ट एसिड, ये आप इनका डिफरेंस याद रखेंगे। उसके बाद शेप प्रिंसिपल है। शेप प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे अब शुरू होती है बात मेन जो होती है कि जो सॉफ्ट है ना वो सॉफ्ट का फ्रेंड है और जो हार्ड है वो हार्ड का फ्रेंड है। ये बेसिकली हम स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, शेप प्रिंसिपल। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हार्ड एसिड इज़ द फ्रेंड ऑफ हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड इज़ द फ्रेंड ऑफ सॉफ्ट बेस। फ्रेंड मीन हार्ड से मिलना चाहेगा और सॉफ्ट से मिलना चाहेगा, और मिलना किसने, एसिड और बेस ने। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिलते हैं तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और अगर अपोजिट हो जाता है तो फिर अनस्टेबल बनेगा। एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को हम बयान कर सकते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन रेट, स्पीड ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बता सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड के बारे में बता सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ मेटल बॉन्ड के बारे में बता सकते हैं और सिम्बियोसिस के बारे में बता सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सिम्बियोसिस है ना, ये होता है कि अगर सॉफ्ट लिगेंड हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद अ सेंटर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द सॉफ्ट लिगेंड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है ना BF3 और F है। अब हमारे पास हमें पता है कि F जो है ये एक सॉफ्ट लिगेंड है, तो ये जो F है ना ये इसके साथ आके लगना चाहेगा, यानी हर कोई चाहता है कि वो अच्छे के पास चला जाए। तो सॉफ्ट लिगेंड उसके पास जाना चाहेगा जो कि ऑलरेडी, यानी सॉफ्ट के पास जाना चाहेगा और हार्ड के पास जाना चाहेगा। इसको बोलते हैं सिम्बियोसिस। और उसके बाद अगर हम ये वाला जो है ना बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो मोस्टली जो हार्ड एसिड या हार्ड बेस जो होते हैं ये पॉइजनिंग काज नहीं करते, लेकिन जो सॉफ्ट होते हैं ना दिखने में सॉफ्ट हैं लेकिन ये प्रॉब्लम काज करते हैं, पॉइजनिंग काज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, पॉइजनिंग कैसे काज करते हैं, ये जाके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कहाँ पे जाके मिलती है, आयरन सॉफ्ट है ना, तो आयरन के साथ जाके ये कॉम्प्लेक्स बनाती है, और आयरन किस में मौजूद होता है, हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ शेप प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कुछ हम बात करेंगे एसिड और बेसेस की।
फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन निकालते हैं और इवॉल्व होती है। जब ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जब ये बेस के साथ मिलते हैं एसिड तो ज़ाहिर सी बात है साल्ट और वाटर बनता है। उसके बाद जब ये रिएक्शन करते हैं सल्फाइड्स बाईसल्फाइड्स के साथ तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जब ये सल्फाइड डी और टी को याद रखना है, ये H2S गैस प्रोड्यूस करते हैं और ये इसकी फाउल स्मेल होती है, ठीक है। बेंजोइक एसिड जो है फूड प्रिजर्वेटिव है, एसिटिक एसिड भी फूड प्रिजर्वेटिव भी है, फ्लेवरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है फूड में। सल्फ्यूरिक एसिड जो है फर्टिलाइज़र्स बनाने में, एक्सप्लोसिव्स बनाने में और इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पता है बैटरीज़ में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है। नाइट्रिक एसिड जो है एचिंग डिज़ाइन में, फर्टिलाइज़र में। HCl जो है क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग और प्रिंट इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी बेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। रिएक्ट विद अमोनिया साल्ट लिबरेट अमोनिया साल्ट के साथ मिलकर अमोनिया या साल्ट के साथ मिलकर अमोनिया गैस निकालते हैं। रिएक्ट विद सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद सच एज कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो ये बनता है। बेसेस आर आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद ट्रांजिशन मेटल के साथ बेसेस कॉम्प्लेक्सेस भी बना सकते हैं। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को सूप बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि सपोनिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फैटी एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होती है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन बैटरीज़ में इस्तेमाल होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिडिटी, आपको पता है कि स्टोमिक में एसिडिटी जो हो जाती है, अगर स्टोमिक में एसिडिटी होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स, अगर कोई मक्खी जो होती है शहद की वो डंक मार देती है तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिमूव स्टेन्स फ्राम क्लॉथ में से स्टेन्स को दूर करने के लिए इसको हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास है लेवलिंग इफ़ेक्ट जी। तो लेवलिंग इफ़ेक्ट जो होता है इसको हम सॉल्वेंट लेवलिंग का नाम भी देते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को लाइक हाइपोक्लोरेट HCl है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर में इनको हम डिज़ोल्व करते हैं तो इनकी pK वैल्यू जो है ना वो सेम आती है, तो हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ लेवलिंग इफ़ेक्ट, इसको हम लेवलिंग इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। तो लाइक जो स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ को किससे लेवल किया जाता है, यानी बेसिसिटी ऑफ द सॉल्वेंट से लेवल किया जाता है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ लेवल्ड बाय द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उनको लेवल किया जाता है किससे, एसिडिटी ऑफ द सॉल्वेंट के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड लेवलिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। और उसके बाद अब बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो जब वाटर में इनको हम डिज़ोल्व करते हैं तो उनकी वैल्यू सेम आती है, तो हम इनमें फ़र्क नहीं कर सकते। तो देन हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं फिर हम, और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जो है ना वो एसिडिक एसिड इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है।
हैलोजन एसिड के लिए। और तो जब एसिटिक एसिड के लिहाज से हम स्ट्रेंथ देते हैं हैलोजन एसिड की, तो HI सबसे अच्छा एसिड होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हुए एक एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू विद अनदर वन। जी, तो pKa और pKb जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे चेक कर लें, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर 10⁻³ से लेस होती है Ka की वैल्यू, एसिड इज़ अ वीक, और 1 से लेके 1 to 10⁻³ तक होती है तो फिर एसिड इज़ मॉडरेट, और अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि pH को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। इंडिकेटर मेथड है, pH मीटर के थ्रू भी हम इसको मेजर। उसके बाद बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन का आपको पता है कि ये रेजिस्ट करते हैं, pH चेंज नहीं होने देते, सॉल्यूशन की pH चेंज नहीं होने देते, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं जी। इसको हम अगर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तौर पर, प्रोडक्शन ऑफ लेदर में, फोटोग्राफिक मटेरियल में, डाइज़ वगैरह में, ये इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हो गए। उसके बाद इसको हम जो है ना बैक्टीरियल कल्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए प्रॉपर pH रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए इनकी ग्रोथ में भी ये हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में pH को कैलिब्रेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बफर सॉल्यूशन जो होते हैं ये ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड हमारा होता है उसकी pH को कंट्रोल करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड की जो रेंज होती है वो 7.35 से लेके 7.45 तक रेंज होती है। अगर इस रेंज में काम चल रहा है तो इट्स ओके। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट किस्म के बफ़र होते हैं तो वो इसको मेंटेन रखते हैं, इस यहाँ तक ब्लड को मेंटेन रखते हैं, ब्लड की pH को मेंटेन रखते हैं। और अगर यहाँ से थोड़ी सी बढ़ जाती है, अगर pH ड्रॉप कर जाती है, इस तरफ ड्रॉप कर जाती है, pH का ड्रॉप होना इसका मतलब एसिडिटी का इंक्रीज़ होना, जिसको हम बोलते हैं एसिडोसिस का नाम देते हैं। अगर pH ड्रॉप कर जाती है, ड्रॉप pH अगर कर जाती है ह्यूमन ब्लड की, तो उसको बोलते हैं एसिडोसिस। और इस सूरत हाल में जब एसिडोसिस होती है तो डिसओरिएंटेशन प्रोड्यूस हो सकती है इंसान में, इंसान कोमा में जा सकता है, एनेक्सिटी जो है ना हो सकती है, हिस्टेरिया का अटैक हो सकता है ह्यूमन के ऊपर। इसी तरह अगर तो pH यहाँ से इंक्रीज़ कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं एल्कालोसिस। ठीक है, तो इस सूरत हाल में इंसान की डेथ हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बफ़र जो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं जो कि pH को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद बफ़र की कैपेसिटी जो होती है उसको हम हैंडरसन इक्वेशन है, pH और pOH, इससे निकाल सकते हैं हम इस फार्मूला से। ठीक है, हैंडरसन इक्वेशन से हम pH। जी, तो कुछ यहाँ पे आपने अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ से रिलेटेड ट्रेंड याद रखने हैं। हैलोजन एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो HI जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए होता है कि यहाँ पे आयोडीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इजीली यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जिगजैग इसका स्ट्रक्चर होता है और इंट्रैप्ट होता है हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के दरमियान, तो इस वजह से फ्लोरीन इसको छोड़ता नहीं है, तो ये एक वीक एसिड हो जाता है। हाइड्रो एसिड्स हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड होते हैं,
पीरियड में बात करें तो पीरियड में आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चूँकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, सो दिस इज़ हाईली एसिडिक। इसी तरह ग्रुप से आते हुए टॉप टू बॉटम आते हुए जो है ना स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। वो क्यों इंक्रीज़ करती है कि ये ज़्यादा पोलर हो जाता है, सॉरी ये ज़्यादा पोलर होता है और पोलैरिटी इसकी ज़्यादा है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा जो है ना पोलर होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ये हाइड्रोजन को ईज़िली छोड़ते नहीं हैं। और ये लेस पोलर है, ये इजीली यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। सो दिस इज़ ट्रेंड हाइड्रो एसिड्स ट्रेंड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स की, यहाँ पे चेक करें HClO, HBrO, HIO, तो HClO ज़्यादा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से यहाँ पे हमने चेक करना है कि क्लोरीन ऊपर है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो ये वाला ट्रेंड भी इसी तरह आपने याद रखना है। फिर ऑक्सीजन एटम का क्या इफ़ेक्ट होता है, जैसे जैसे ऑक्सो एसिड्स में ऑक्सीजन एटम बढ़ते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हैं, जितने ऑक्सीजन एटम बढ़ते हैं उतना ज़्यादा वो अच्छा एसिडिक बनता जाता है। ठीक है, तो 4 हैं तो 4 वाले में ज़्यादा एसिडिक होगा, 3 वाला कम होगा, ये उससे कम होगा और ये उससे कम होगा। मोर द ऑक्सीजन एटम मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सो एसिड्स। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल एटम की उतना अच्छा वो एसिडिक होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये 2 एग्जांपल में आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन सिर्फ एक याद रखनी है, यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे ना जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। फास्फोरिक एसिड्स में कुछ और ट्रेंड है, यहाँ पे जितनी कम ऑक्सीजन उतना ज़्यादा अच्छा एसिडिक होगा। ठीक है, इसके पीछे रीज़न है कि ये जो H3PO4 होता है ना, इसमें सिर्फ 1 OH होता है, इसको मोनो बेसिक का नाम देते हैं। ठीक है, मोनो बेसिक का नाम देते हैं। इसी तरह ये वाला जो होता है ये डाई बेसिक होता है, इसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, सो दिस इज़ डाई बेसिक। और ये ट्राई बेसिक, इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसमें 3 OH ग्रुप हैं वो लेस एसिडिक होगा, क्योंकि OH नेगेटिव है ना, तो ये तो चार्ज बढ़ाएगा, चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो जहाँ पे सिर्फ एक होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। सो ऑक्सीजन के लिहाज से जितनी ऑक्सीजन कम होगी फास्फोरिक एसिड के केस में, तो लेस OH मोर दी एसिडिक, लेस OH मोर दी एसिडिक। जैसे जैसे OH बढ़ते जा रहे हैं आप वीक होता जा रहा है, तो लेस OH स्ट्रॉन्ग दी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये वाले ट्रेंड जी आपने याद रखने हैं। लास्ट पे वही बात कि आपको पता है कि सिर्फ थोड़े से टाइम में इतना ज़्यादा चीज़ें कवर करना ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन चूँकि हम एक रिव्यू कर रहे हैं, जो जो मुझे लगती है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपसे सिर्फ यही चीज़ रिक्वायर्ड है, लाइक, एक अच्छा सा कमेंट, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब। ठीक है, इसके अलावा आपसे कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।